हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको इन वीडियो से मदद मिले तो कृपया करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की इन वीडियोस के थ्रू हेल्प कर सकें। तो आज देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। कॉस्ट शीट यहाँ पे एक टॉपिक है जो कि आपकी बेसिक चैप्टर है आप लोगों के लिए। ज्यादा बीकॉम पास में आता है, बीकॉम ऑनर्स में कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये टॉपिक समझना इसलिए जरूरी है डियर क्योंकि और बहुत सारे चैप्टर है जैसे रिकंसिलिएशन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है, ट्रांसपोर्टेशन का एक चैप्टर है, जॉब, तो उनमें ये इस्तेमाल होता है, राइट। तो वहां उसको अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए हमें ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। और व्हाट इज कॉस्टिंग, ये इंट्रोडक्शन भी हमें जरूर आनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम आपके पास ये चैप्टर लेकर आए हैं। एक दो क्वेश्चन हम आपको कॉस्ट शीट के भी कराएंगे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जरूर आता है बीकॉम ऑनर्स के, बीकॉम पास में भी इस तरीके से मैंडेटरी नहीं है बट आ जाता है क्योंकि अगर रिकंसिलिएशन वाले टॉपिक में ये आया है तो कभी कभी कॉस्ट शीट नहीं देते क्योंकि उसमें भी आपको कॉस्ट शीट बनाने को दी जाती है। तो ये आपके एग्जाम में आता है इनडायरेक्टली, लेकिन आता जरूर है, राइट। तो देखिए व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले तो मुझे समझने की जरूरत है कि जब भी हम बच्चों को बोलते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है तो वो कहते हैं वो फिर से आ गया वही शेयर कैपिटल और वो सब। नहीं डियर, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, ये उससे डिफरेंट है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां पर एक अलग पर्सन रखा जाता है कंपनी के लिए। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनको पता है कि अगर हमें प्रॉफिट बढ़ाना है तो ये तरीका नहीं हो सकता कि आप क्वालिटी बेकार कर दीजिए, यही तरीका हो सकता है कि आप कॉम्पिटिटर के मुकाबले अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल करिए। तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है उसका काम होता है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पे कंट्रोल बिठाना, और वो तभी कर सकता है जब वो एक एक चीज, एक एक कॉस्ट को गहराई से समझता है, देखता है और कंट्रोल करता है। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है उसका काम क्या है, जो हम कॉस्ट शीट भी सीखेंगे उसमें आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं कंसीडर करता। उसका जो फोकस होता है वो प्रोडक्ट की प्योर कॉस्ट जो होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बनी है, उनको निकालता है और फिर वहां ये चेक करता है कि कौन सी कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई, वेदर इट इज लेबर कॉस्ट, वेदर इट इज फैक्ट्री कॉस्ट, वेदर इट इज ऑफिस कॉस्ट, कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कंट्रोल नहीं हो पा रही और जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट में फर्क आ रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट या सर्विस की कॉस्ट को असर्टेन करना है। कोई बहुत प्योर प्रॉफिट नहीं निकाल पाता, ये अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाल पाता है। उसमें भी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो ये कंसीडर नहीं करता, जैसे बैड डेट हो गए, डिविडेंड रिसीव, बहुत सारी चीजें हैं जो प्योर फाइनेंशियल नेचर की हैं, वो यहां नहीं आती, राइट। तो चलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और अगर आपको याद हो तो 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी है उसमें ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका ज्यादा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट पर होता है। सैलरी किसको क्या देनी है, बैंक में कितना रखना है, ये काम इसका नहीं होता, ठीक है। शेयर कैपिटल कितनी इशू करनी है, ये फोकस कॉस्ट अकाउंटेंट का नहीं होता, राइट। क्वालिफिकेशन सेम ही होती है, सीए, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में मेन रोल किनका होता है। तो सबसे पहले तो कच्चा माल, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सबसे ज्यादा खर्चा किस पर होता है, मटेरियल पर, राइट। उसके बाद उस पर जो लेबर लगती है और फिर बाकी का खर्चा, एक्सपेंस, राइट। तो अब मटेरियल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अब ये क्या होता है समझते हैं अभी। लेबर भी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, अगर आप शर्ट बनाते हैं तो कपड़ा डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना, जो मेन चीज आपको दिख रही है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। और जो इनडायरेक्ट तौर पे रोल प्ले कर रहा है, अब जैसे मान लीजिए कि आप एक किसी से सूट सिलवाने जाते हैं, ठीक है, तो या शर्ट सिलवाने जाते हैं, कोट सिलवाने जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, कपड़ा लेकर जाते हैं, मटेरियल का खर्चा सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे पहले तो मटेरियल ही महंगा आता है, कपड़ा जो क्लॉथ आप लेते हैं। सेकंड वो कहेगा जी स्टिचिंग चार्जेस हैं, जो भी टेलर के चाहे पैसे होंगे वो। फिर इसके अलावा वो थोड़ा बहुत खर्चे ले लेता है, जी बटन लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, तो उसके खर्चे। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो मिलाकर उस कोट की या उस सूट की कॉस्ट बनती है। अब दो तरीके की लेबर होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा हुआ, जो कपड़ा हो गया, बटन हो गए, डायरेक्ट हो गया, राइट। लेकिन जो मशीन में ऑयल डाला गया उसको बनाने के लिए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब जो आपको बिल काट के दे रहा है, जो ऑनर है वहां का, प्रिंटिंग मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सारी चीजें हैं जिनके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। वो ऑफिस में जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। लेबर भी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। एक है बंदा भाई जो काम कर रहा है फैक्ट्री में, जो वर्कर बेसिकली प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन जो ऑफिस में स्टाफ बैठा है जो कि सारी मेंटेनेंस कर रहा है, सीए बैठा है, बैंक देख रहा है, फाइनेंस देख रहा है, वो बंदे भी तो प्रोडक्ट में रोल प्ले कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली। तो वो कौन सी लेबर होगी भाई, इनडायरेक्ट लेबर। जैसे फॉरमैन है,
अब वो फैक्ट्री में ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ डायरेक्टली माल तो नहीं बना रहा। जो डायरेक्टली माल बना रहा है वो डायरेक्ट लेबर हो गई, और जो इनडायरेक्टली उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टोर कीपर हो गया या सेल्समैन हो गया, जो फॉरमैन हो गया, वो सारे के सारी इनडायरेक्ट लेबर हो गई। इसी तरीके से एक्सपेंस भी दो तरीके के होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस जो बहुत क्लियर दिख रहा है कि इस प्रोडक्ट पर आप क्या खर्च कर रहे हो, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो यार कि इस पर कितना खर्च हुआ है। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर शॉप में इलेक्ट्रिसिटी जल रही है तो अब आप डायरेक्टली एक शर्ट पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है तो नहीं बता सकते, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर आपको पता है प्रेस वगैरह करा रहे हैं तो प्रेस वाला पता है यार इस शर्ट के या इस कोट के उसने कितने पैसे लिए, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो क्लियरली जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो क्लासिफिकेशन कर देता है, डायरेक्ट मटेरियल अलग, डायरेक्ट लेबर अलग, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग। ये तीनों तो बड़े क्लियर उसको दिख रहे होते हैं। इनडायरेक्ट जितने भी चीजें हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है आपके पास, ओवरहेड्स। यानी कॉस्ट अकाउंटेंट इन्हें एक्सपेंस ना बोलकर किस नाम से बुलाता है, ओवरहेड्स नाम से बुलाता है। और ओवरहेड को फर्दर हमने क्लासिफाई करा, यानी जो इनडायरेक्ट वर्ड था इसको हमने फर्दर नाम दे दिए ऑफिस एंड एडमिन। अब देखिए जो ऑफिस में स्टाफ काम कर रहा है या फैक्ट्री में जो और खर्चे होते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, फैक्ट्री की लाइटिंग हो रही है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, उनका डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन खर्चा तो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही ऐड करना है ना, क्योंकि आपको पता है एक बिजनेसमैन कोई भी खर्चा अपनी जेब से नहीं भरेगा, वो सारा का सारा प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देगा, इवन एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी। तो ये तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दीज आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल क्लियर गिवन होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन होंगे और डायरेक्ट लेबर भी आपको क्लियर गिवन होगी। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या क्या हुए, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, फैक्ट्री की लाइटिंग, इज इट ओके, दीज आर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड क्या हुए, स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हो, पोस्टेज, ऑफिस का रेंट, ऑफिस में कोई एसेट्स उस पर डेप्रिसिएशन, तो ये सारी चीजें जो ऑफिस प्रीमाइसेस में हो रही हैं वो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में रखकर पता कर दी गई। और इसी तरीके से जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी माल बनने के बाद जो खर्चे हो रहे हैं, जैसे वेयर हाउस का रेंट जा रहा है, माल बिकने के बाद बैड डेट हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं डियर। ओके, इससे क्या फायदा होता है, इससे हमें ये फायदा हो जाता है कि जो हमारा खर्चा है वो मटेरियल पर ज्यादा हुआ, लेबर पर ज्यादा हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस पे ज्यादा हुआ, या ऑफिस में हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं या फिर सेलिंग वगैरह पे खर्चा कर रहे हैं, बड़े आराम से क्लियर हो जाता है अगर हम इस तरीके से कॉस्ट का क्लासिफिकेशन बना लेते हैं तो। ठीक है, और कुछ चीजें आपने याद रखनी है जो बिल्कुल कॉस्ट शीट में यानी कॉस्ट अकाउंटेंट में कंसीडर नहीं करी जाती, जैसे किसी भी एसेट पर होने वाला लॉस, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, किसी भी तरीके के डिस्काउंट या कमीशन रिसीट। अगर आपको कॉस्ट शीट बनाते वक्त ये चीजें दी हैं तो ये आपके कंसीडरेशन का मैटर नहीं है, क्योंकि ये प्योरली फाइनेंशियल है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज हमें समझनी है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरीके के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का स्टॉक, उसका ओपनिंग मटेरियल भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, सेमी फिनिश गुड यानी अभी माल बन रहा है, उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है। फिनिश गुड बनकर तैयार हो गया, उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है। राइट, तो ये स्टॉक भी तीन तरीके के आपने याद करने हैं। अब सीधा आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ये आपको मेमोराइज करना है, सबसे जरूरी चीज। राइट, तो सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल निकालना पड़ता है कि कितना डायरेक्ट मटेरियल इस साल खर्च हो गया। उसको निकालने के लिए या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल आपको डायरेक्ट दिया होगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा किस तरीके से, ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, आपने और रॉ मटेरियल खरीदा माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। समझने की कोशिश करते हैं, 5 लाख का मटेरियल इस साल के शुरू में पड़ा हुआ था, ठीक है, 10 लाख रुपए का आपने और खरीदा, 15 लाख का रॉ मटेरियल होना चाहिए था। अभी भी 3 लाख का रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 12 लाख का रॉ मटेरियल आपने इस साल कंज्यूम कर लिया। तो जितना इस साल खर्च हो गया हमें वो लिखना है। फिर डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर यानी अपने लेबर को कितने पैसे दिए उस माल को बनाने के लिए, और कोई भी अगर डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं तो वो। ठीक है, इन तीनों को प्लस करके आपके पास आती है प्राइम कॉस्ट। ऐसे ही लिखना है इसको कैपिटल लेटर्स के अंदर, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, यानी मेन कॉस्ट। उसके बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री की लाइटिंग, ये सारे खर्चे इसके अंदर आ जाएंगे, उनका आपको नाम लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली। राइट, फिर हम ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई है तो, क्योंकि अभी फैक्ट्री में काम हो रहा है तो जो पुराना वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा होगा वो बनकर तैयार हो जाएगा, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो नहीं बना उसके पैसे को हम अभी इसमें से हटा देंगे। ठीक है, उसे हम इस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि अभी बना ही नहीं, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस हो जाएगा।
तो प्राइम कॉस्ट में अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करके क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, किसी भी नाम से आ सकता है, दोनों नाम आपने याद करने हैं। फिर हम इसमें ऐड करते हैं एक और ओवरहेड था हमारे पास, एक ओवरहेड हमारा यहां इस्तेमाल हो गया, दूसरा भी आ गया ऑफिस एंड एडमिन, क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा हो चुका है, फैक्ट्री तक कितने पैसे लगे कंपनी के, ठीक है ना, तो हमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि फैक्ट्री पे ये पैसा खर्च हुआ है यहां तक। फिर ऑफिस एंड एडमिन खर्चे यहाँ पे ऐड होंगे, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की सैलरी, स्टाफ का जो भी खर्चा है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास सी पॉइंट आ जाएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करेंगे फिनिश्ड गुड का जो स्टॉक था वो तो अब आप बेच दोगे, मतलब आप पक्का कर लोगे उसको, और जो क्लोजिंग स्टॉक आपका रह गया उसकी कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, वो हम हटा देंगे। यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है क्योंकि कॉस्ट शीट के अंदर सिर्फ एक यही चीज है जिसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है अभी बताएंगे आपको। तो डी आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लास्ट ओवरहेड हमारा बचा है, क्योंकि माल बनकर तैयार हो चुका है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब जैसे कि वेयर हाउस का रेंट है, सेल्समैन को सैलरी दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, या फिर उनको कोई भी तरीके का खर्चा कर रहे हो सेल्स वगैरह पर, तो वो सारा का सारा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ गया। फिर आपके पास ई पॉइंट आ जाएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट। हमारे पास क्या डिराइव हो जाएगी, कंपनी कितने रुपए में अपने माल को बेचेगी। यहां से जो प्रॉफिट आएगा ये कॉस्ट अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आएगा। आपका एक चैप्टर भी आएगा जिसमें कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रॉफिट फाइनेंशियल के प्रॉफिट से मैच नहीं करता, तो हम उसे रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो वो तभी आएगा डियर जब आपको कॉस्ट शीट आती है। तो पहले इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, एक ही पेज है, बड़े आराम से लर्न हो जाएगा अगर आप लर्न करने की कोशिश करेंगे तो। इसके बाद जब हमने यहाँ पे स्टार बनाया था तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है डियर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी इसके पैसे निकालने पड़ते हैं। और कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये रहा आपके पास, अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, इनटू में जो भी क्लोजिंग यूनिट बची होंगी फिनिश गुड की। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यहां से आ जाएगा। अब यूनिट प्रोड्यूस कई बार क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, उसके लिए आपको सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड गिवन होगा, ओपनिंग फिनिश गुड गिवन होगा, प्रोड्यूस मिसिंग होगा, क्लोजिंग फिनिश गुड गिवन होगा। तो प्रोड्यूस को एक्स लेकर इस फॉर्मूले से हम लोग प्रोड्यूस्ड यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट सोल्ड में ओपनिंग माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग प्लस हो जाएगा, आपके पास प्रोड्यूस्ड यूनिट आ जाएंगे। उनको यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे, इनटू में जो फिनिश गुड की यूनिट है क्लोजिंग फिनिश गुड की उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ जाएगा। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट।